यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और सब लोगों को पता है कि बायोलॉजी वाला पोर्शन आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। और बायो वाले पोर्शन में जो लास्ट क्लास अपनी हुई थी, यूनिट पहला ही अपना चल रहा है, ठीक है। और पहला मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी सारे जो लाइव वाले विद्यार्थी हैं उनको भी पता चल जाए। हमने सबसे पहले बायोलॉजी वाले पोर्शन में दो पोर्शन है, दो पार्ट है इसमें, ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया कौन सा पोर्शन? जूलॉजी वाला पोर्शन। और जूलॉजी वाले पोर्शन में सबसे पहली जो यूनिट अपन ने प्रारंभ की, इस यूनिट का नाम क्या था? ह्यूमन बॉडी। क्या था दोस्तों? ह्यूमन बॉडी। क्योंकि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ह्यूमन बॉडी के सभी सिस्टम्स अगर अपन बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं तो लगभग मान के चलिए कि जूलॉजी का अपना जो बेस है वो अच्छा तैयार हो जाता है, ठीक है। आइए, तो अब इसके अंदर यूनिट फर्स्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक अपने प्रारंभ किया था वो टॉपिक था अपना कौन? सर्क्यूलेटरी सिस्टम। क्या था दोस्तों? सर्क्यूलेटरी सिस्टम। और सर्क्यूलेटरी सिस्टम में सबसे पहले एक पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, उसके बारे में मैं 2 मिनट के लिए डिस्कस करूंगा ताकि आगे सभी लोग जो है वो तारतम्यता से जुड़ सके। हमारा जो पहला पॉइंट इस यूनिट का था वो था दोस्तों रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। रक्त का संगठन यानी कि हमारा ब्लड जो है वो किन किन से मिलकर बना है, ठीक है। इस विषय में हम चर्चा कर रहे थे, और यहाँ पर हमने देखा था कि रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के मैटर? दो प्रकार के पदार्थ जो है हमारे रक्त में पाए जाते हैं, जिसमें एक का अपन ने नाम लिखा था दोस्तों ग्रेन्यूल्स। क्या लिखा था? ग्रेन्यूल्स। बोले तो कणिकाएं, जो कि कितने प्रतिशत होती हैं? 45% होती है। हमारा कंप्लीट जो ब्लड है, इस ब्लड में 45% क्या होती है? ग्रेन्यूल्स होती हैं, कणिकाएं होती हैं। और सेकंड पोर्शन जो था वो था दोस्तों प्लाज्मा। क्या था? प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55%। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 45% ग्रेन्यूल्स और 55% प्लाज्मा दोनों मिलकर के निर्माण करते हैं किसका? रक्त का निर्माण करते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जब हमने आगे इसका अध्ययन किया तो हमें ये पता चला कि कणिकाएं जो होती हैं, ग्रेन्यूल्स जो होती हैं, ये भी कितने टाइप्स में डिवाइड हैं? 3 टाइप्स में, 3 भागों में इनको बांटा गया है। जिसमें सबसे पहला नाम अपन ने क्या लिखा था मित्रों? आरबीसी। सेकंड क्या लिखा था? डब्ल्यूबीसी। और थर्ड लिखा था अपन ने प्लेटलेट्स। क्लियर? यस। इसके बाद हमने एक लाइन लिखी थी, और वो लाइन थी कि कंप्लीट हमारा जो ब्लड है, इस ब्लड का जो कंपोजिशन है, जो संगठन है, उसको हम लिख सकते हैं कि ये आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स प्लस प्लाज्मा, इन सभी से मिलकर बना है, ठीक है। और विगत क्लास में, लास्ट क्लास में हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के बारे में पढ़ा है। अगर किसी विद्यार्थी का टॉपिक छूटा है तो मैं वापस से रिपीट भी करवा दूंगा, बाकी आप लोगों को जो है वो ऐप में रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा क्लास, ठीक है। जो भी क्लास है डायरेक्ट क्लासरूम से आप लोगों के लिए लाइव है, तो आपका जो ऐप में कोर्स है वहां पर ये क्लास आपको मिलती है। एग्जाम तक आप चाहे जितनी बार इनको देख सकते हैं, ओके। चलिए, ये पोर्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया था हमारी पहली यूनिट में से। अब इसी टॉपिक में से, सर्कुलेटरी सिस्टम में से अगला पॉइंट आज अपन प्रारंभ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक ऐसा टॉपिक जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी आईएएस का एग्जाम हो, वहां भी एक क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली यहां से पूछा जाता है। और आज के इस टॉपिक का जो नाम है वो है दोस्तों ब्लड ग्रुप। तो हेडिंग लगाइए ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप। हेडिंग लगा लीजिएगा ब्लड ग्रुप, ठीक है। साथ में लिखेंगे नहीं, मैं लिखने का पूरा मौका दूंगा, और मैं खुद बोल के आपको लिखाऊंगा, तो इसलिए समझने में ध्यान देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ब्लड ग्रुप। यहां पर दो शब्द हमारे सामने आए हैं। एक शब्द क्या है? ब्लड। और एक शब्द क्या है? ग्रुप। क्लियर? ब्लड का मतलब हम सभी जानते हैं रक्त होता है, आम बोलचाल में हम इसको
खून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खून, रक्त, ब्लड, खून, कुछ भी कह दो। ग्रुप का मतलब सभी को पता है क्या होता है? समूह होता है। क्या होता है? समूह। इसका मतलब रक्त समूह। और रक्त समूह की बात सबसे पहले अपन कुछ जानते हैं कि ये बात आई क्यों, क्यों हमें जरूरत पड़ी ब्लड ग्रुप की। तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था दोस्तों डॉक्टर कार्ल लैंड स्टीनर। क्या नाम था? कार्ल लैंड स्टीनर। दोस्तों डॉक्टर कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक व्यक्ति का रक्त लिया। ये कौन है? अरे बताओ, बताया था, ये कालूराम जी हैं, ठीक है। और इन्होंने इस व्यक्ति का रक्त दिया दूसरे व्यक्ति को। ये हैं अपने ग्यारसी लाल जी। कौन है दोस्तों? ग्यारसी लाल जी हैं, ठीक है, ओके। कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या किया, ए व्यक्ति का रक्त इस बी व्यक्ति को दिया। इन्होंने देखा कि बी व्यक्ति की क्या हो गई? मृत्यु। इन्होंने सोचा कि मैंने तो वही पदार्थ दिया है जो पहले से इसके शरीर में उपस्थित था, ब्लड पहले से इसमें भी था, इसमें भी था, वही चीज दी है, फिर इसकी मृत्यु क्यों हुई? तो इस बारे में उन्होंने स्टडी की, अध्ययन किया। और जब अध्ययन किया तो उन्होंने इस व्यक्ति का क्या निकाला? ब्लड सैंपल लिया। क्या लिया? ब्लड सैंपल। और इस दूसरे व्यक्ति का भी उन्होंने क्या लिया? ब्लड सैंपल लिया। क्लियर? दोनों के ब्लड सैंपल का दोस्तों उन्होंने किया अध्ययन। क्या किया? अध्ययन किया, स्टडी की। और जब इन दोनों के रक्त की अध्ययन या रक्त की स्टडी जब इन्होंने की, दोनों के ब्लड सैंपल का इन्होंने अध्ययन किया, तो इनको पता चला, किनको? कार्ल लैंड स्टीनर साहब को क्या पता चला? इनको पता चला कि हमारा जो ब्लड होता है ना, इस ब्लड के अंदर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। और ये पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, जिनमें एक का इन्होंने नाम रखा एंटीजन। क्या नाम रखा? एंटीजन, प्रतिजन। और एक का इन्होंने नाम रखा एंटी बॉडी। ये चीज इनके सामने आई, ठीक है। बात को फिर से समझे। ए व्यक्ति का रक्त इन्होंने बी व्यक्ति को दिया, तो जो बी व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई। इसका रक्त दिया, यानी ये रक्त देने वाला है, क्या कहलाया? दाता, बोले तो डोनर। क्या कहलाया? डोनर। और जो रक्त ले रहा है या जिसको हम दे रहे हैं वो क्या कहलाता है? ग्राही, एक्सेप्टर। क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर कहलाएगा, ठीक है, ओके। तो एक्सेप्टर की मृत्यु हो गई। इन्होंने दोनों के रक्त का अध्ययन किया, पता चला कि रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक का नाम एंटीजन रखा, दूसरे का नाम क्या रखा? एंटीबॉडी। और इस एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ही, ऑन द बेस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इसके आधार पर ही डॉक्टर कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने क्या किया? रक्त को अलग अलग समूहों में बांट दिया। अब एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां से पूछा जाता है। प्रश्न पूछता है कि रक्त को अलग अलग वर्गों में या अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने का बेस क्या है? तो मैं यहां लिख देता हूं, रक्त समूह के विभाजन का आधार। विभाजन यानी डिवाइडेशन का, ठीक है, डिवाइडेशन का बेस क्या है, आधार क्या है। तो जब भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे कि रक्त समूह को अलग अलग वर्गों में बांटा गया, इसका आधार क्या है, तो इसका आधार है दोस्तों एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इतनी बात क्लियर है कि रक्त को अलग अलग वर्गों में किसने बांटा? कार्ल लैंड स्टीनर ने। किस आधार पे? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे। अभी हमने केवल यही बात सीखी है कि रक्त को अलग अलग वर्गों में एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर बांटा गया। अब हम थोड़ी सी एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए, आपको अगर डायरेक्ट ये कहा जाए कि व्हाट इज एंटीजन, एंटीजन क्या है, तो इसी एंटीजन को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिजन। क्या कहते हैं? प्रतिजन। इसी को हम कहते हैं फोरिजन पार्टिकल। क्या कहते हैं? फोरिजन पार्टिकल। फोरिजन पार्टिकल बोले तो विदेशी पदार्थ। क्या कहते हैं? विदेशी पदार्थ। इन्हीं को हम कह सकते हैं, हमारे शरीर में चूंकि ये बाहर से आते हैं इसलिए इनको बाह्य पदार्थ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाह्य पदार्थ। इन्हीं को हम कह सकते हैं सूक्ष्म पदार्थ, क्योंकि बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं इसलिए इनको सूक्ष्म पदार्थ भी कह सकते हैं, माइक्रो एलिमेंट भी हम इनको कह सकते हैं। और ये रोग फैलाने के उद्देश्य से, रोग फैलाने के उद्देश्य से हमारे शरीर में आते हैं। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी में आने का? डिजीज डेवलप करना, रोग उत्पन्न करना। इसलिए हम इनको रोग जनक भी कह सकते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले भी कह सकते हैं। रोग जनक बोले तो पैथोजन। क्या होंगे? पैथोजन। क्या होंगे? पैथोजन। और पैथोजन के रूप में कौन हो सकता है? वायरस हो सकता है। कौन हो सकता है? वायरस हो सकता है, विषाणु हो सकता है। कौन हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है। बैक्टीरिया हो सकता है। कौन हो सकता है? फंगस हो सकती है। फंगस हो सकती है। कौन हो सकता है? प्रोटोजोआ हो सकता है। प्रोटोजोआ और मैनी
ठीक है। तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ ये सभी क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं। और चूंकि ये हमारी बॉडी में बाहर से आते हैं रोग फैलाने के लिए, इसलिए हम इनको किसकी श्रेणी में रखते हैं? इसलिए हम इनको एंटीजन के रूप में देखते हैं। ठीक है, हमने कहा कि एंटीजन क्या है। जब भी हमारे शरीर में एंटीजन आएगा, कहां से आ रहा है? बाहर से। बाहर से आ रहा है, इसका मतलब पहले से हमारे शरीर में उपस्थित नहीं है। पहले से हमारे शरीर में उपस्थित नहीं है। कहां से आ रहा है? बाहर से। और जो पदार्थ पहली बार हमारे शरीर में बाहर से आता है, रोग फैलाने के उद्देश्य से आता है, उसे हमारा शरीर क्या समझता है? और जब एंटीजन हमारी इस बॉडी में आते हैं तो अपने आप निर्माण प्रारंभ होता है किसका? एंटीबॉडी का। तो हम कह सकते हैं कि एंटीजन ऐसे पदार्थ होते हैं, एंटीजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी के निर्माण को, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते हैं, इंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, कैसे? देखिए, बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन है। एग्जाम में प्रश्न कुछ यूं पूछा गया, एंटीजन है, ये लो, इतना सा ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एंटीजन है, व्हाट इज एंटीजन, ये क्वेश्चन हो गया। 4 विकल्प आपको दिए गए ऑप्शन। पहला बाह्य पदार्थ, बाह्य पदार्थ, फॉरिजन पार्टिकल। नंबर 2 यहां पर दिया गया था सूक्ष्म पदार्थ, माइक्रो एलिमेंट्स, सूक्ष्म पदार्थ। नंबर 3 रोगजनक, पैथोजन, रोग फैलाने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले। और डी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के निर्माण को, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करने वाले, प्रेरित करने वाले। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बाह्य पदार्थ नहीं है? है। क्या एंटीजन बाह्य पदार्थ नहीं है? है। क्या सूक्ष्म पदार्थ नहीं है? है। क्या रोगजनक नहीं है? है। एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करने वाला है। अब आप कहेंगे सर बात तो सारी सही है, फिर व्हाई यू चूज द डी विकल्प, ऑप्शन डी आपने क्यों चुना? इसलिए चुना गया, बाह्य पदार्थ और भी कोई हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं वो एंटीजन हो। सूक्ष्म पदार्थ अन्य भी हो सकते हैं, रोगजनक अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन एंटीबॉडी वही होगा जिसके कारण से एंटीबॉडी का निर्माण होगा। एंटीबॉडी का निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक एंटीजन नहीं आएगा। दैट इज श्योर, ये कंफर्म है कि एंटीबॉडी तभी बनेगी जब एंटीजन आएगा। तो हम इसका सही जो विकल्प है वो क्या चुनेंगे? एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करने वाले। हाँ दीपिका गुड मॉर्निंग, राज चौधरी गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि हमने ये विकल्प क्यों चुना। तो हमने थोड़ा सा एंटीजन के बारे में देखा। अब एक शब्द और अपने सामने आया, वो है एंटीबॉडी। दूसरा शब्द क्या था? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हिंदी में हम कहते हैं प्रतिरक्षी। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी। और जो प्रतिरक्षी होते हैं वो एंटीजन से हमारी सुरक्षा करते हैं, यानी कि एंटीजन को नष्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूं कि प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र बोले तो इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का निर्माण, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। कौन? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के रूप में सामान्यतः कौन सी सेल्स को देखा जाता है? WBC को। किनको देखा जाता है? तो जो सेल्स एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं या एंटीबॉडी के रूप में डेवलप होती हैं वो कौन होती हैं? WBC होती हैं। और मैंने आपको बताया था उस समय लास्ट क्लास में कि WBC जो है ये थाइमस ग्लैंड में, कौन सी ग्लैंड में? थाइमस जो ग्लैंड है अपनी, थाइमस जो ग्रंथि है हार्ट के आगे यहाँ पे, इसमें प्रशिक्षण लेती हैं, ट्रेनिंग लेती हैं। किस बात की ट्रेनिंग लेती है? पहचान करने की, आइडेंटिफिकेशन की। किसकी पहचान करने की? कि जो पदार्थ हमारे शरीर में बाहर से आ रहा है वो हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। ऐसी पहचान करना जो है वो WBC थाइमस ग्लैंड से सीखकर आती है। ठीक है, ओके। तो एंटीजन आएंगे, एंटीबॉडी बनेगा। हम कहाँ थे? ये तो हमने दोनों जो वर्ड हैं इनके बारे में बात की। हम यहाँ थे कि जो ब्लड ग्रुप है इसके बारे में डॉक्टर कॉर्ल एंड स्टीनर ने बताया और इन्होंने कहा कि रक्त को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है और किसके बेस पर? एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पर। अब चलते हम आगे कि जब बांटा गया है अलग अलग वर्गों में तो किस तरह से बांटा गया है। दोस्तों सबसे पहले जब ब्लड ग्रुप, सबसे पहले जब ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया गया, अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया, तो रक्त समूह को सामान्यतः 5 वर्गों में बांटा गया था। कितने में? 5। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O और ब्लड ग्रुप MN। कौन सा? MN। ये MN ब्लड ग्रुप जो है ये रियर था,
ठीक है, हाँ भाई हरेंद्र, गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, ये क्या था, रियर था, लेकिन आजकल हमारे सिलेबस से इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम कितने की बात करते हैं, 4 की बात करते हैं। तो अब हम आते हैं दोस्तों अपने पॉइंट पे, जो मुख्य पॉइंट अपना चल रहा था। तो रक्त समूह बोलो कितने प्रकार का, 4 प्रकार। तो हम लिख सकते हैं 4 टाइप। कौन कौन सा, ब्लड ग्रुप है ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप, क्लियर। अब इनको कैसे डिवाइड किया गया, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया, या कॉरलैंड स्टीनर साहब ने कैसे इनको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया, तो वो बात हम समझते हैं एक टेबल से। किससे समझेंगे, एक टेबल से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस टेबल से हम समझते हैं कि किस तरह से इन्होंने रक्त समूह को अलग अलग वर्गों में बांटा। मैं यहां पर 3 बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है, जो आपको दिख रहे हैं, बड़े आराम से समझना, ऐसे दिमाग में फिट हो जाएगा। सबसे पहले यहां मैं लिख रहा हूं रक्त समूह है, क्या लिख रहा हूं दोस्तों, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप 4 है, नाम लिख दूं, ए बी, ए बी एंड, ठीक है, यही तो हम देख रहे हैं कि ए क्यों दिया, किसको ए कहा गया, किसको बी कहा गया, किसको ए बी कहा गया, किसको ओ कहा गया। फिर आगे लिखते हैं अपन एंटीजन, फिर आगे लिखा गया एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पहले एंटीबॉडी मत लिख देना, है ना, यही क्रम था। पहले ब्लड ग्रुप लिखा, किसने, कॉरलैंड स्टीनर साहब ने। एक सारणी बनाई, एक टेबल बनाई, टेबल में सबसे पहले ब्लड ग्रुप, फिर एंटीजन, फिर एंटीबॉडी। रक्त समूह के नाम लिख लिए अपने ए बी और ओ। अब बात आती है कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ही तो ब्लड को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं यहां पर कि जो एंटीजन है, एंटीजन जब इन्होंने ब्लड सैंपल का अध्ययन किया था, कॉरलैंड स्टीनर साहब ने दोनों व्यक्तियों के रक्त के सैंपल का जब अध्ययन किया था, तो इनको पता चला कि एंटीजन एंटीबॉडी होता है। तो एंटीजन 2 प्रकार के मिले इनको, कितने प्रकार के, जिनमें एक का नाम था एंटीजन ए और दूसरे का नाम रखा एंटीजन बी। फिर दोस्तों इन्होंने जब एंटीबॉडी के बारे में जांच की, तो एंटीबॉडी भी इनको कितने टाइप की मिली, 2 टाइप की। कौन कौन सी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी, मैं एक प्रश्न पूछूं यहां से छोटा सा, किसी व्यक्ति में एंटीजन होता है रक्त में, यस, एंटीबॉडी होता है, यस। एंटीजन कितने प्रकार का, ए और बी, एंटीबॉडी कितने प्रकार का, ए और बी। अगर मैं इनको कॉमनली आपसे एक प्रश्न पूछूं कि किसी व्यक्ति में एंटीजन और एंटीबॉडी, प्रश्न को समझना, किसी व्यक्ति में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों कितने प्रकार के, किसी व्यक्ति में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों कितने प्रकार के, 2, 4 थोड़ी ना बोलेंगे कि 1 2 3 4, टाइप पूछा है मैंने, ए टाइप हो गया, बी टाइप हो गया, टाइप कितनी है, 2। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ए और बी 2 प्रकार के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया कि एंटीजन और एंटीबॉडी कितने टाइप के, 2 ही तो टाइप के, ए और बी। चाहे एंटीजन हो तो भी ए और बी है, एंटीबॉडी हो तो भी ए और बी है। मैंने कहा एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कितने टाइप के स्टूडेंट बैठे, 2, बॉयज गर्ल्स। बात समझ में आ गई। अब देखिए ब्लड ग्रुप क्या है, ए। जो रक्त समूह है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो रक्त समूह है वही एंटीजन है। क्या बोला मैंने, जो रक्त समूह है, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है। ब्लड ग्रुप क्या है, एंटीजन क्या होगा, एंटीजन क्या होगा, और जो बच गया वो एंटीबॉडी है। फिर से सुनना, 1-2 बार आपको थोड़ा ऐसे लगेगा लेकिन आपके माइंड में बैठ जाएगा अभी। मैंने कहा कि जो रक्त समूह है वही एंटीजन है और जो बच गया वो एंटीबॉडी है। रक्त समूह ए है, ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए लिख दिया, बच गया कौन, जो बच गया वो कौन है। बात क्लियर है कि नहीं है। तो रक्त समूह ए या ब्लड ग्रुप ए उसे नाम दिया गया जिसमें एंटीजन तो ए था और एंटीबॉडी, बोलो ब्लड ग्रुप क्या है, तो एंटीजन क्या होगा, बी। जो रक्त समूह है वही एंटीजन होगा, बी ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन होगा, बच गया कौन, जो बच गया वो एंटीबॉडी होगा। तो बी रक्त समूह वो होता है जिसमें एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। रक्त समूह क्या है, ए बी। रक्त समूह क्या है, ए बी। तो बोलो एंटीजन ए बी दोनों होंगे कि जो रक्त समूह है वही एंटीजन है। ए बी रक्त समूह है तो ए बी ही एंटीजन होंगे, तो ए व बी दोनों के दोनों आ गए। कौन बचा, कोई नहीं बचा, तो अनुपस्थित, खाली, एब्सेंट। तो ए बी ब्लड ग्रुप वो होता है जिसमें एंटीजन तो दोनों होते हैं लेकिन जिसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। क्लियर।
ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। किसके जैसा दिख रहा है? जीरो के जैसा। किसके जैसा दिख रहा है? तो एंटीजन भी जीरो और बचे हुए कौन है? दोनों। तो वो आ जाएंगे यहां पर, ए व बी। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो ओ ब्लड ग्रुप वो होता है जिसमें एंटीजन एब्सेंट और एंटीबॉडी ए व बी होती है। इसी चीज को हम बिल्कुल स्पीडली ऐसे समझ सकते हैं। दोबारा से इनका भी एकदम शॉर्ट करता जा रहा हूं, ये बेस समझा रहा हूं, फिर शॉर्ट, फिर लास्ट में एकदम शॉर्ट कर दूंगा। क्वेश्चन लिखूंगा, आप सीधे आंसर दे देंगे, ठीक है, बिना पेन चलाए। ये लीजिएगा, रिपीट करता हूं इसी को। ये तो बीजी ब्लड ग्रुप, ये हो गया दोस्तों एंटीजन, और ये हो गया एंटीबॉडी, ठीक है। बोलो रक्त समूह ए बी, ए बी ओ। रक्त समूह ए है एंटीजन ए, रक्त समूह बी है, ए बी है एंटीजन ए व बी, जीरो है एब्सेंट। कितने क्रॉस मल्टीपल यहां पर बन रहे हैं? दो। दो क्रॉस मल्टीपल ही तो बन रहे हैं यहां पर। इसको उठा के यहां, इसको उठा के यहां, इसको उठा के यहां, इसको उठा के यहां। बोलो वो का वो बना कि नहीं बना? मतलब हमें कुछ भी याद नहीं है तो भी हमने ए बी और ओ इतना तो याद होगा ही, जो सेम है वही एंटीजन लिखना है और क्रॉस मल्टीपल कर दिया। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर एक खास बात हमें समझ में आती है। कोरल एंड स्टीनर साहब ने ये कहा कि भाइयों, ये जो मामला हमें प्राप्त हुआ है ना, जो ब्लड ग्रुप है, इसमें एक विशेष चीज देखी गई कि इस ए बी वाले में एंटीजन दोनों है, एंटीबॉडी एब्सेंट है, और ओ वाले में एंटीजन एब्सेंट है और ए बी दोनों एंटीबॉडी उपस्थित है। तो इन्होंने इनको अलग नाम दिया। ए बी को तो इन्होंने कहा क्या? यूनिवर्सल रिसेप्टर, सर्वग्राही, सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा, ठीक है। और ओ को इन्होंने क्या कहा? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर कहा। बात क्लियर? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है? ओ। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? यहां से एक बात तुरंत पकड़ लो, क्या? कि जो यूनिवर्सल डोनर है, जो ब्लड देने वाला है, उसमें क्या नहीं है? एंटीजन। और जो लेने वाला है उसमें क्या नहीं है? हमें एक बात समझ में आ गई कि हमेशा देने वाले का क्या जांच करेंगे? एंटीजन जांच करेंगे कि है या नहीं है, और है तो कौन सा है। और रक्त लेने वाले का, रिसेप्टर का, हमेशा क्या जांच करेंगे? एंटीबॉडी। अभी अपन एक एग्जांपल से समझेंगे, उससे पहले ये देखो, ये बात समझ में आ गई? ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। और मैंने कहा ये एक व्यक्ति है ए, जिसका रक्त समूह है ए, ओके। ये एक दूसरा व्यक्ति है जिसका रक्त समूह है बी, वही ले लिया मैंने जो स्टार्टिंग में लिया। मुझे एक बात बताइए, ये है डोनर, ये मैंने आपको बता दिया कि ये रक्त देने वाला है, ये रक्त लेने वाला है, ये है डोनर, रक्त देने वाला, ओके। और ये है दोस्तों रिसेप्टर, रिसेप्टर, रक्त लेने वाला बोले तो ग्राही है। क्लियर इतनी बात? चलिए, डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है, रिसेप्टर का ब्लड ग्रुप क्या है? देने वाले का हमेशा क्या जांच करेंगे? एंटीजन चेक करेंगे। तो रक्त समूह ए है, ए वाला डोनर है, ए में एंटीजन क्या है? क्लियर? तो लिख दो इसके नीचे, तो इसमें एंटीजन, इसका एंटीजन, एंटीजन, और इसका एंटीजन क्या है? ए। रक्त लेने वाले का, ग्राही का, रिसेप्टर का क्या जांच करते हैं? एंटीबॉडी। रिसेप्टर का ब्लड ग्रुप क्या है? बी, और बी का एंटीबॉडी क्या है? ए। बी में एंटीबॉडी क्या है? ए। तो हमने यहां पर नोट कर दिया इसका एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, और इसका एंटीबॉडी क्या है? ए। दोस्तों यहां कुछ खास बात देखने को मिल रही है, मिल रही है ना खास बात? वो खास बात ये कि डोनर का एंटीजन ए और रिसेप्टर का एंटीबॉडी ए, दोनों क्या है? सेम। दोनों क्या है? सेम है, समान है। और जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक जैसे होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों समान होते हैं, तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं। आपस में क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया। और जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्रिया कर लेते हैं तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड क्लॉट। तो यहां पर क्या होगा? ये क्रिया होने से ब्लड क्लॉट। किसके शरीर में? रिसेप्टर के शरीर में क्लॉट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है रिसेप्टर की क्या हो जाएगी? रिसेप्टर की डेथ हो जाएगी, रिसेप्टर की मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से वो व्यक्ति जो है ना, वो मर गया था।
बात समझ में आई? अच्छा, अब हमने इतना बड़ा मामला देख लिया, देने वाले का एंटीजन, लेने वाले का एंटीबॉडी, ये तो हो गया वो जो अपन 12th क्लास में लिख के आते हैं ना एग्जाम में। अब चूंकि हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं, इतना मामला हमें वहां लिख लिख के चेक नहीं करना, वहां तो पर्सन पढ़ा आंसर दिया। तो अब इसका शॉर्ट फॉर्म निकाल के लाते हैं अपन। आ जाइए, शॉर्ट फॉर्म ब्लड डोनेशन। ठीक है, ब्लड डोनेशन बोले तो रक्तदान। रक्तदान, रक्तदान का मतलब क्या समझते हो? किसी स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा अस्वस्थ व्यक्ति को रक्त देना। किसी स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा अस्वस्थ व्यक्ति को ब्लड देना क्या कहलाता है? रक्तदान कहलाता है। रक्तदान में पार्टी कितनी? दो, एक डोनर एक रिसेप्टर। स्थितियां कितनी बनती हैं? स्टेप्स कितनी बनेंगी? दो स्टेप्स, दो ही होंगी ना। या तो आप ब्लड किसी को दोगे और या आप किसी से ब्लड। बात क्लियर है? कोई व्यक्ति, मान लीजिएगा मैं हूं, तो या तो मैं किसी को ब्लड दे सकता हूं, और दूसरी पोजीशन ये बनती है कि मुझे जरूरत पड़े तो मैं ले सकता हूं। स्थितियां कितनी बनती हैं? हमेशा ध्यान रखना, ब्लड डोनेशन में, रक्तदान में दो ही स्थितियां बनती हैं, एक रक्त देने की, एक रक्त लेने की। मैं दोनों स्थितियां अलग अलग लिख देता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, और इसका नाम मैं लिख देता हूं रक्त देने की स्थिति, चाहे लेने की लिख लो, एक ही बात है। रक्त देने की स्थिति, रक्तदान से संबंधित एक स्थिति तो ये हो गई, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूं स्थिति सेकंड, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में इसका उल्टा, रक्त लेने की स्थिति, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर रक्त लेने की स्थिति। बात क्लियर? मैं दोनों के लिए ही यहां पर सारणी बना देता हूं, बड़े ही आराम से समझ में आ जाएगी। फिर अपन सोल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। ये लीजिएगा, ये मैंने यहां पर एक टेबल बनाई, जिसमें यहां मैंने लिखा दोस्तों रक्त समूह है। क्या लिखा? रक्त समूह लिखा। यहां क्या लिखूं? रक्त देने की स्थिति, तो मैं लिख सकता हूं को रक्त देने की, है ना, दे सकता है, को रक्त दे सकता है, ये तो लिखूंगा। अगर मैं यहां पर टेबल बनाता हूं इसके लिए, तो बताइए यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं? बिल्कुल राइट। तो ये तो हो गया यहां पर ब्लड ग्रुप, यानी कि रक्त समूह लिखा अपन ने, ओके। और यहां क्या लिख सकता हूं? से रक्त ले सकता है, से रक्त ले सकता है। हम कोई एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में नहीं जानेंगे और डायरेक्ट आंसर देंगे। समझिए बात को। रक्त समूह कौन सा? रक्त समूह कौन सा? रक्त समूह, रक्त समूह बोलो, रक्त समूह, रक्त समूह, रक्त समूह है। और ब्लड ग्रुप कॉमन सी बात है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब सुनना, मैं एक लाइन बोलूंगा, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। कौन सी स्थिति है? देने की। मुझे बताओ कि सर्वदाता कौन है? यूनिवर्सल डोनर ओ, सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर एपी। चलिए, इतनी बात आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर। अब मैं प्रारंभ करता हूं। जो रक्त समूह है, ध्यान से सुनना, जो ब्लड ग्रुप है वो खुद को तो रक्त देगा ही देगा, बाकी उसको भी रक्त देगा जो सभी से रक्त लेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं फिर से बोल रहा हूं, जो रक्त समूह है वो खुद को तो रक्त देगा ही देगा, ए वाला ए को तो देगा ही देगा, बाकी उसको भी देगा जो सभी का रक्त लेगा। सभी का रक्त कौन लेगा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो बोलो, ए वाला किस किस को रक्त दे सकता है? ए को, व ए बी को। यही तो मैंने बोला कि जो ब्लड ग्रुप है वो खुद को तो रक्त देगा ही देगा, बाकी उसको भी देगा जो सभी का रक्त लेगा। बोलो, बी वाला किसको देगा? खुद को तो रक्त देगा ही देगा, बी वाला बी को तो देगा ही देगा, बाकी उसको भी देगा जो सभी का रक्त लेगा। कौन लेगा सभी का? तो बी वाला बी व ए बी वाले व्यक्ति को दे सकता है। ए बी वाला जो रक्त समूह है वो खुद को तो रक्त देगा ही देगा, ए बी वाला ए बी को तो रक्त देगा ही देगा, और बाकी उसको भी देगा जो सभी का रक्त लेगा। कौन लेगा? ए बी लेगा। तो वह ए बी, तो दो बार लिखने की जरूरत है क्या? ए बी ए बी। तो आप डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं? केवल ए बी को देगा। ये लो, इसका संशोधन कर देते हैं और हम लिख देते हैं केवल ए बी को। केवल किसको देगा? ए बी को। बात समझ में आ गई? रक्त समूह किसको देगा? यूनिवर्सल डोनर है। ओ किसको देगा?
यूनिवर्सल डोनर है, सभी को देगा। आंख बंद करके लिख दो, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा, वह ओ को भी देगा, क्योंकि खुद को तो देगा ही देगा। यूनिवर्सल डोनर है, सभी को देगा। क्या हमने यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी जाना? बिना जाने हमने बता दिया ए वाला किस किस को दे सकता है, बी वाला किस किस को रख दे सकता है, ए बी वाला और ओ वाला किस किस को रख दे सकता है। ठीक उल्टा सेकंड पोजीशन, सेकंड स्थिति, क्या लेने की स्थिति। जो रक्त समूह है वो खुद से तो रक्त लेगा ही लेगा, पहले दे रहा था, लेगा भी। जो रक्त समूह है वो खुद से तो रक्त लेगा ही लेगा, बाकी उससे भी रक्त लेगा जो सभी को रक्त देगा। सभी को कौन देता है? तो ए वाला किस किस से ले सकता है? ए व ओ से। जो रक्त समूह है वो खुद से तो रक्त लेगा ही लेगा, बाकी उससे भी लेगा जो सभी को देगा। कौन देगा सभी को? ओ। ए बी किससे लेगा? ए बी किससे लेगा? सर्वग्राही है। ए बी क्या है? सर्वग्राही है, यूनिवर्सल रिसेप्टर। किससे लेगा? सभी से लेगा। ए से भी लेगा, बी से भी रक्त लेगा, ए बी से भी लेगा, वह ओ से भी लेगा। जो रक्त समूह है वो खुद से तो रक्त लेगा ही लेगा, ओ वाला ओ से तो रक्त लेगा ही लेगा, बाकी उससे भी लेगा जो सभी को रक्त देगा। कौन देगा? ओ। तो ओ दो बार लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। संशोधन कर दें? बिल्कुल कर दो। संशोधन में क्या करेंगे? केवल ओ से, केवल ओ से लेता है। ये लो सब, इतनी बात समझ में आ गई। हमें डायरेक्टली ये बात समझ में आ गई कि जो रक्त समूह, हमें डायरेक्टली ये बात समझ में आ गई ठीक है। तो इतनी बात अपने को समझ में आ गई है कि कौन किसको रक्त देगा और कौन किससे रक्त लेगा। अब देखिए एग्जाम में यहां से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन पे चलता हूं, ठीक है, क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। लीजिए एक क्वेश्चन लिखाता हूं, फिर मैं आपको नोट भी करवा दूंगा। ये लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसका, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह है ब्लड ग्रुप, ब्लड, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह है ए है का दुर्घटना में, का दुर्घटना में अत्यधिक, का दुर्घटना में अत्यधिक रक्त स्राव हो गया, रक्तस्राव हो गया। ठीक है, पर्सन की प्रकृति चेंज होती है, ध्यान देना। एक व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट, जिसका ब्लड ग्रुप ए है और एक्सीडेंट के दौरान उसका बहुत सारा ब्लड निकल गया, यानी अत्यधिक ब्लीडिंग हो गई उसकी। ओके, अब पर्सन क्या कह रहा है आगे? इस व्यक्ति, इस व्यक्ति के रिश्तेदार, इस व्यक्ति के रिश्तेदारों का रक्त समूह है, इस व्यक्ति के रिश्तेदारों का रक्त समूह है निम्न है, निम्न है। इस व्यक्ति के रिश्तेदारों का रक्त समूह है निम्न है। क्या? पसंद की तरफ ध्यान दें। पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी का रक्त समूह है, पत्नी का रक्त समूह है ए है। पुत्र का, यानी इसके सन का रक्त समूह है बी है। इसकी पुत्री का रक्त समूह है, पुत्री का ब्लड ग्रुप, इसकी डॉटर का ब्लड ग्रुप ए बी है। इसके ब्रदर का, यानी कि भाई का रक्त समूह ब्लड ग्रुप ओ है, ओ है। देखो प्रश्न को इतना बड़ा बना देता है वो, और उत्तर निकल के आता है इतना सा। जितना बड़ा प्रश्न एग्जाम में मिलता है समझ लेना उसका जवाब उतना ही छोटा है। ओके, अब फिर से प्रश्न को चेंज करता है वो, क्या कहता है? तो बताएं, तो बताएं यह व्यक्ति, यह व्यक्ति अपने, अपने किन, अपने किन रिश्तेदारों से,
किन रिश्तेदारों से रक्त आदान कर सकता है? रक्त आदान कर सकता है। आदान करने का मतलब है ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, ठीक है, प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रश्न दे दिया उसने, इतना बड़ा क्या दे दिया, प्रश्न दे दिया, ठीक है, कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, दुर्घटना हुई, ठीक है, और दुर्घटना में अत्यधिक क्या हो गया, रक्तस्राव हो गया। इस व्यक्ति के रिश्तेदारों में पत्नी का रक्त समूह ए, पुत्री का रक्त समूह बी, पुत्र का रक्त समूह बी, पुत्री का रक्त समूह ए बी, भाई का रक्त समूह ओ। तो बताओ ये व्यक्ति इनमें से किसका रक्त ले सकता है? कितना बड़ा प्रश्न है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे एक चीज देखो, जिस व्यक्ति की दुर्घटना हुई है उसको रक्त लेने की जरूरत है या देने की जरूरत है? लेने की जरूरत है, क्योंकि उसका तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट में उसका अत्यधिक ब्लीडिंग हो गया, बहुत ज्यादा रक्त निकल गया, तो उसको तो आवश्यकता है लेने की। कौन सी स्थिति की आवश्यकता उसको? रक्त लेने की स्थिति। और जिसको रक्त लेना उसका रक्त समूह क्या है? तो वापस पीछे चलो, ए वाला किस किस से रक्त ले सकता है? ए और ओ से। बोलो ए रक्त समूह किसका है? पत्नी का। और ओ रक्त समूह किसका है? भाई का। तो एक विकल्प में आपको आंसर लिखा हुआ मिलेगा पत्नी व भाई, उसी को हम क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। बात समझाई? उसी को हम टिक लगा, वहां में नहीं लिखना है कि इसमें एंटीजन ये है, मैच करके देखेंगे सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा, सारणी बना के देखेंगे, नहीं, सीधा रक्त लेने और रक्त देने की स्थिति के आधार पर कितना बड़ा प्रश्न आए हम क्या करेंगे, जवाब देंगे। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ब्लड ग्रुप को किसने विभाजित किया, कॉर लैंडस्टीनर साहब ने। कितने वर्गों में, जरा बोलो भाई मुंह से, कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। पहला ए बी, ए बी ओ। बात क्लियर? रक्तदान की स्थितियां कितनी होती हैं? 2, रक्त लेने की, रक्त देने की। रक्त को अलग अलग वर्गों में किस आधार पर बांटा गया? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। एंटीजन कितने प्रकार के? 2, ए और बी। एंटीबॉडी भी कितने प्रकार के? 2, ए और बी। एंटीजन एंटीबॉडी दोनों कितने प्रकार के? 2, ए और बी। इसके बाद में हमने बात की कि ओ यूनिवर्सल डोनर है, ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर है। ओ सर्वदाता है, ए बी क्या है, सर्वग्राही है। फिर हमने दोनों स्थितियां देखी कि अगर देने वाले का एंटीजन और लेने वाले का एंटीबॉडी समान है, एक जैसा है, सेम है, तो आपस में क्रिया करेंगे, जिसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहेंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, रक्त जम जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। किसके शरीर में? रिसेप्टर के शरीर में, और उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। बात क्लियर? तो इसलिए जब भी हम रक्तदान करते हैं, किसी को ब्लड देते हैं, तो पहले हम जांच करते हैं कि देने वाले का एंटीजन क्या है और लेने वाले का एंटीबॉडी क्या है। दोनों क्या नहीं होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए। क्लियर? फिर हमने देखा किस तरह से वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अब इसी में आपको एक चीज, अगर वो और एक कदम आगे उठाएगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड जब पेपर बनाता है दोस्तों, तो अधीनस्थ बोर्ड वहां से प्रश्न बनाना प्रारंभ करता है जहां पर अपन सोचना बंद कर देते हैं। स्टूडेंट जहां तक पढ़ के सोचना बंद कर देता है कि मैंने तो बहुत पढ़ लिया, वहां से वो शुरू करता है प्रश्न को बनाना। अब वो इससे अगला कदम क्या उठाएगा, देखिए। इससे अगला कदम जो उठाएगा मैं फैक्ट्स के रूप में बता देता हूं। वो आपसे कहेगा कि जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप रक्त समूह, इस ब्लड ग्रुप का परसेंटेज आपसे पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? प्रतिशत। अब कैसा प्रतिशत, देखिए, आपसे कहेगा, ये पूछेगा आपको इंडिया के लेवल में, है ना, भारत में। कहां पूछेगा? भारत में। अब जीके वाला जैसा प्रश्न हो गया ना, इसलिए वो यहां से शुरू करता है कि स्टूडेंट सोचेगा नहीं कि अधीनस्थ बोर्ड ऐसा प्रश्न भी पूछने वाला है, ठीक है। इसलिए यहां पर जो प्रश्न बनता है वो मैं आपको बता। यस, बात क्लियर? अब देखिए, ध्यान दो। रक्त समूह क्या है दोस्तों? एक रक्त समूह क्या है? एक रक्त समूह क्या है? एक रक्त समूह क्या है? ए बी, ए बी ओ। 25, 35, 10, 30। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति भारत में लगभग कितने प्रतिशत हैं? बी रक्त समूह वाले व्यक्ति कितने? ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति भारत में, और ओ रक्त समूह वाले कितने? अगर मैं ये परसेंटेज लिखे बिना आपसे अगर प्रश्न करता ना, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछता, सर्वाधिक पाए जाने वाला, सबसे ज्यादा सर्वाधिक पाए जाने वाला रक्त समूह है कौन सा है? रक्त समूह कौन सा है? अगर ये प्रश्न मैं करता ना, तो जहां तक है मुझे जवाब में आप लोगों की तरफ से ए बी मिलता। ठीक है, फाइनली आप ए भी जवाब देते हैं, मुझे पता था, ठीक है। तो जबकि वो तो सबसे
कम है। सबसे ज्यादा तो कौन है? बी रक्त समूह वाले। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन है? बी। ओके, ये हो गया इसका आंसर। यहीं से अगला प्रश्न मैं पूछता कि सबसे कम, सबसे कम पाए, हाँ मुझे पता था वही जवाब आता है, ठीक है। सबसे कम पाए जाने वाला, सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप है, कौन सा है? तो आपका जवाब अगर मैं नहीं लिखता तो उससे पहले आता ओ, डेफिनेटली जवाब क्या आता आपका? ओ आता, 90% वही जवाब आता, लेकिन सबसे कम कौन पाया जाता है? ए बी पाया जाता है। तो जवाब क्या होगा? ए बी। इस तरह से अधीनस्थ बोर्ड अगले स्टेप पे प्रश्न पूछता है जो हमें बहुत सारा पढ़ने के बाद भी पता नहीं होता है, क्योंकि ये कंपटीशन है, ठीक है। ये क्या है? कंपटीशन है। तो कंपटीशन में वो ऐसी चीज निकाल के लाता है जो डिफरेंट होती है। अब हमने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा और यहां से उसने 1% पूछा और वो भी इन दोनों लाइनों में से पूछ लिया। हम तो क्या करके आगे? गलत। क्या मतलब निकला हमारे 5 दिन रेगुलर इस यूनिट को पढ़ने का? तो हम जो पढ़ेंगे वो बड़े आराम से तल्लीनता से 16 यूनिट आपकी जूलॉजी की 8 और बॉटनी की हम इस तरह से पढ़ेंगे। मैं आपको एग्जाम में पूरा दिखा दूंगा, नोट्स में से पूरा लाइव में बोल रहा हूँ, आपके सामने ही रहेगा ये वीडियो। जब एग्जाम लग जाएगी उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि बेटा जो प्रश्न पूछा गया है पेज नंबर इतना, या फिर आप अपनी कॉपी में यहां खोलिए, ये साफ लिखा हुआ है, ठीक है। वो कितना घुमाएगा मैं उससे ज्यादा घुमा के पहले से चलूंगा, ठीक है। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि ब्लड ग्रुप का प्रतिशत क्या होता है। तो 25, 35, 10 और 30, इतना क्लियर। पहले इसको नोट करते हैं फिर आगे चलते हैं। आइए, तो हेडिंग लगाइए ब्लड ग्रुप और लिखना प्रारंभ कीजिएगा। क्या? यस, चलिए सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, लाइव वाले भी नोट करेंगे। ओके, तो लिखिए। ये ऐसे कैसे, वो नहीं बनाना है, वो मैंने समझाने के लिए बताया। ये तीनों लाइन आप नोट कीजिएगा। ब्लड यानी कि रक्त खून, ग्रुप यानी समूह, विभाजन या डिवाइडेशन का आधार एंटीजन व एंटीबॉडी। हो गया? यस, चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नोट कीजिएगा, एंटीजन के बारे में सारी बातें लिख लीजिए, ये क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। एंटीजन, इसी को हिंदी में प्रतिजन कहते हैं, ठीक है, या फॉरिजन पार्टिकल, विदेशी पदार्थ, बाह्य पदार्थ, माइक्रो एलिमेंट्स, पैथोजन, रोगजनक, ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा जो आपके सामने है। एंटीजन के बारे में सभी बातें नोट करेंगे कि इसे प्रतिजन कहते हैं, फॉरिजन पार्टिकल कहते हैं, विदेशी पदार्थ कहते हैं, बाह्य पदार्थ कहते हैं, सूक्ष्म पदार्थ, माइक्रो एलिमेंट्स, रोगजनक पैथोजन कहते हैं। पैथोजन में वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। सब के बारे में अगर आगे अपन जो जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे डिजीज में सबके विषय में फुल डिटेल में अपन बात करेंगे। जैसे अपनी यूनिट जो है फर्स्ट, उसमें वायरस बैक्टीरिया वगैरह का पूरा डिस्क्रिप्शन है, वो भी अपन पढ़ेंगे। फिर एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं कौन? एंटीजन। इंडक्ट करते हैं ना। फिर एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, नोट कर लीजिएगा इसको। एंटीजन क्या है? बाह्य पदार्थ है, सूक्ष्म पदार्थ है, रोगजनक है या एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करने वाला। बातें सारी सही लग रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त जवाब हमारा डी हो जाएगा।
आप लोगों का जो सिलेबस है वो लगभग आप मान के चलिए, मैं 3 महीने तो मैं लूँगा ही लूँगा। 90 दिन, 90 दिन में तो कुछ छुट्टियां भी हो जाती हैं, संडे वनडे भी आ जाता है ना। चाहे बेशक 90 दिन से ज़्यादा लगे, लेकिन पढ़ेंगे अपन इसी वेग से आराम से। हाँ, एग्जाम डेट ही पहले आ जाए तो अपन थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे, और स्पीड ना बढ़ा के हम टाइम बढ़ा देंगे अपन। ठीक है, जैसे 1 1.5 घंटा चलती है तो हम 2 घंटा 2.5 घंटा क्लास कर लेंगे, ठीक है, पर स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। नहीं नहीं, यही फिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो। यस, नोट कीजिएगा एंटीबॉडी के बारे में कुछ बातें। एंटीबॉडी को हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं, जो इम्यून सिस्टम का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। और वो सेल जो कि एंटीबॉडी के रूप में डेवलप होती है वो है WBC। और जो मैंने लिखा है थाइमस ग्लैंड, ये इसलिए लिखा है कि WBC वहां पर क्या लेती है, ट्रेनिंग लेती है पहचान करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिएगा ब्लड ग्रुप, हेडिंग लगाएं ब्लड ग्रुप। और यहाँ पर एक बात अपन ने लिखी या नहीं लिखी जरूर से लिखना, इसके जो इन्वेंशन करता है, खोज करता है, वो कौन है? डॉक्टर कॉल लैंडस्टीनर, डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर। ये ओ को मैंने जीरो केवल याद रखने के लिए लिखा था, समझाने के लिए ना। नोट कर लो कंप्लीट, एंटीजन एंटीबॉडी वगैरह सब। टेबल बना लीजिएगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिएगा, इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ये दोनों बात लिख लो, ये तो मैंने समझाया आपको। यूनिवर्सल रिसेप्टर, यूनिवर्सल डोनर कौन कौन है ये लिख लो। यूनिवर्सल रिसेप्टर AB, यूनिवर्सल डोनर O। ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा।
यस, चलिए आगे। ब्लड डोनेशन, रक्तदान, हेडिंग लगा के नोट करें। दो पोजीशन है इसकी, दोनों पोजीशन लिख लीजिएगा देने की। डोनर और रिसेप्टर दोनों स्थितियां हैं अलग अलग। रक्त देने की स्थिति, ये टेबल बना लीजिए। दूसरी स्थिति है रक्त लेने की स्थिति, उसकी टेबल बना लीजिएगा। नोट कर लिए दोनों स्थितियां। पहली रक्त देने की स्थिति जिसमें रक्त समूह ए बी और ओ और किस किस को रक्त दे सकता है इसके बारे में अपन ने उल्लेख किया। दूसरा है रक्त लेने की स्थिति जिसमें रक्त समूह ए बी और ओ जो है वो किस किस से ब्लड ले सकते हैं इसके बारे में अपन ने देखा। ठीक है, हाँ नोट कर लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ए वाला किस किस से, ए और ओ से ले सकता है। बी वाला बी व ओ से ले सकता है ब्लड। ए बी वाला जो है ए बी और ओ सभी से ले सकता है क्योंकि यूनिवर्सल रिसेप्टर है। और ओ केवल किससे लेगा, ओ से लेगा। हालांकि यहाँ तक उनको पता नहीं था कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, वो इसके बाद में आई थी बात, इसलिए मैंने अभी जिक्र नहीं किया है, वो जस्ट अगली स्टेप में अपन बात करते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लीजिएगा ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको एज इट इज भी काफी सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। कोई इंग्लिश जरूरत हो किसी वर्ड की तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये जो आदान लिखा है इसका मतलब है किस किस से ले सकता है ना, रिसेप्ट कर सकता है।
ठीक है, तो हमने केवल ये देखा कि जिसको ब्लड चाहिए, पहले तो स्थिति हम देखेंगे प्रश्न के अनुसार, तो हमें इस प्रश्न को पढ़ते ही पता चल गया कि इसका रक्त निकला है, तो इसको रक्त लेने की आवश्यकता है, तो स्थिति बनती है रक्त लेने की। ठीक है, और खुद का ब्लड ग्रुप ए है, तो ए वाला किस किस से ले सकता है, ए से और ओ से ले सकता है। तो हमने देखा यहाँ ए किसका है, पत्नी का रक्त समय, ओ किसका है, भाई का, तो वो विकल्प हम चूज कर लेंगे जिसमें पत्नी और भाई लिखा हुआ है। ठीक है, हो गया, चलिए आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखिए फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, फैक्ट लगा लिया। तो ब्लड ग्रुप का परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ ब्लड ग्रुप इन इंडिया, भारत में रक्त समूह का प्रतिशत, कि कौन कौन से व्यक्ति जो है कितने कितने प्रतिशत व्यक्ति है किस किस टाइप के ब्लड ग्रुप वाले हैं। हो गया, चलिए, तो यहां तक अपन ने बात कर ली ब्लड ग्रुप के बारे में। अब इससे आगे जो अपन चर्चा करते हैं वो चर्चा करते हैं दोस्तों, हेडिंग लगाएं, आरएच फैक्टर। अगला टॉपिक अपना आरएच फैक्टर, बोले तो आरएच कारक, आरएच फैक्टर। हमने कहा कि कॉरलैंड स्टिनर साहब ने रक्त को अलग अलग वर्गों में बांटा, ब्लड को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, ए बी और ओ, लेकिन इनके साथ इनके एक साथी जिनका नाम था वीनर। तो मैं लिख देता हूं कि इस आरएच कारक के जो खोजकर्ता थे, इसके बारे में बताने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन कौन थे। एक तो स्वयं कॉरलैंड स्टिनर, कॉरलैंड स्टिनर, और एक इनके साथी थे वीनर। क्या नाम था उनका, वीनर। तो दोस्तों कॉरलैंड स्टिनर और वीनर नामक वैज्ञानिकों ने, इन दोनों साइंटिस्ट ने एक बंदर के रक्त का अध्ययन किया, बंदर के रक्त का, ब्लड का इन्होंने स्टडी की, बंदर के रक्त का अध्ययन इन्होंने किया। और जब इस बंदर के रक्त का अध्ययन इन्होंने किया तो इनको पता चला कि इस बंदर के रक्त में एक विशेष प्रकार का कारक और देखा, एक स्पेशल टाइप का जो है एक और इन्होंने फैक्टर देखा। तो मैं लिख देता हूं, विशेष प्रकार का फैक्टर देखा, कारक देखा, किसमें, ब्लड में। अब विशेष प्रकार का जो फैक्टर है वो किसके अलावा होगा, क्योंकि दो चीजें तो पहले ही पता चल चुकी थी कि एंटीजन और एंटीबॉडी होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि कॉरलैंड स्टिनर और वीनर नामक साइंटिस्ट ने एक बंदर के ब्लड की स्टडी की, रक्त का अध्ययन किया, तो उसके रक्त में इन्होंने विशेष प्रकार का फैक्टर देखा, किसके अलावा, एंटीजन व एंटीबॉडी के अलावा, एंटीबॉडी के अलावा एक्स्ट्रा। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी तो था ही उस बंदर के ब्लड में, लेकिन एंटीजन एंटीबॉडी के अलावा भी इन्होंने एक स्पेशल फैक्टर और देखा दोस्तों। और इस फैक्टर का जो नाम इन्होंने रखा, फैक्टर या जो विशेष कारक इन्होंने देखा एंटीजन एंटीबॉडी के अलावा, इस फैक्टर का जो नाम इन्होंने रखा वो नाम रखा इन्होंने क्या, आर एच फैक्टर। क्या नाम रखा, आर एच फैक्टर, आर एच कारक नाम रखा। क्यों रखा, क्योंकि जो मंकी था, जो बंदर था दोस्तों, इस बंदर का नाम था, जिस बंदर के रक्त का इन्होंने अध्ययन किया, इस बंदर का जो नाम था वो था मकाका रीसस। क्या नाम था,
मकाका रीसस नामक बंदर के रक्त का इन्होंने अध्ययन किया, तो इनको विशेष प्रकार का कारक देखा। और चूंकि हम रीसस को जब लिखेंगे, रीसस तो यूं ही लिखेंगे, तो इसके स्टार्टिंग के 2 वर्ड उठाए गए RH, और इस फैक्टर को नाम दे दिया गया रीसस में खोज होने के कारण RH कारक। क्या नाम दिया? RH कारक नाम दिया। ठीक है। और जब इस RH कारक की खोज हो गई, जब इनको पता चल गया कि भाई साहब एंटीजन और एंटीबॉडी के अलावा भी कुछ है, और उसको नाम इन्होंने RH कारक दिया, तो इन्होंने कहा कि 2 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं कि या तो किसी व्यक्ति में RH कारक क्या हो, RH फैक्टर प्रेजेंट हो, 2 ही तो बातें बनती हैं, या तो किसी व्यक्ति के रक्त में, ब्लड में RH कारक क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, उपस्थित यानी प्रेजेंट हो सकता है, या क्या होगा, एब्सेंट होगा। या तो होगा या नहीं होगा, 2 ही तो बातें होंगी कि ये जो RH कारक हमने अलग देखा है नया, ये किसी व्यक्ति के ब्लड में हो सकता है और किसी में नहीं होगा। होगा तो हम कहेंगे प्रेजेंट है, और नहीं होगा तो हम कहेंगे RH कारक एब्सेंट है, अनुपस्थित है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है। यदि किसी व्यक्ति के रक्त में, किसी व्यक्ति के ब्लड में RH फैक्टर, किसके अलावा, एंटीजन एंटीबॉडी के अलावा RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो हम उस व्यक्ति के रक्त को कहेंगे RH पॉजिटिव। क्या कहेंगे? RH पॉजिटिव। यदि RH कारक उपस्थित नहीं है, तो हम उस व्यक्ति के रक्त को कहेंगे RH नेगेटिव। और इसी RH कारक की खोज के साथ कोरलैंड-स्टीनर साहब ने कहा कि जो रक्त समूह है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, यानी कि रक्त समूह या तो क्या होगा, या तो होगा A पॉजिटिव या A नेगेटिव, या तो होगा कोई रक्त समूह B पॉजिटिव या होगा B नेगेटिव, या होगा कोई रक्त समूह AB पॉजिटिव या होगा AB नेगेटिव, या कोई ब्लड ग्रुप क्या होगा, O पॉजिटिव या O नेगेटिव। तो RH कारक की खोज के बाद ये पता चला कि ब्लड ग्रुप या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव का क्या है, तो जैसे मैं कहूं कि A पॉजिटिव, तो इसका मतलब है A RH पॉजिटिव, यानी इसमें RH कारक उपस्थित है। यहीं पर मैं लिखूं A नेगेटिव, तो हम कहेंगे A RH नेगेटिव। किसी को भी लिख दो, सेम यही बात है। इसका मतलब एक चीज यहां पर बदल गई है, एक चीज यहां पर बदल गई है। क्या? मैं कहूं सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, पहले कौन था? O, पहले कौन था? O, अब कौन होगा? O नेगेटिव। कौन होगा? O नेगेटिव। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं O RH नेगेटिव। बात क्लियर? ओके। यहीं से एक बात और चेंज हो गई, सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन था? AB, लेकिन अब कौन हो गया? AB पॉजिटिव। इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे भी AB RH पॉजिटिव। बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई? ओके। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो RH कारक है, इस RH कारक का प्रभाव इन्होंने बताया। क्या? RH फैक्टर का प्रभाव। और प्रभाव किस बात का? कितने प्रतिशत व्यक्ति RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं, कितने नेगेटिव वाले हैं, और ये दोनों आधार पे बताया गया। और दोनों आधार का मतलब है कि इंडिया में और विश्व आधार पे, यानी एक तो भारत में और एक पूरे वर्ल्ड में, विश्व में। तो दोस्तों पूरे भारत के अंदर हम बात करें तो भारत के अंदर RH पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति कितने प्रतिशत हैं? 93% पॉपुलेशन ऐसी है जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, चाहे वो A पॉजिटिव हो, चाहे B पॉजिटिव हो, AB पॉजिटिव हो, चाहे O पॉजिटिव हो। और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली कितनी है? 7%। इंडिया में 7% पॉपुलेशन ऐसी है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है? नेगेटिव है। क्लियर? लेकिन हम विश्व स्तर पर बात करें, वर्ल्ड लेवल पर बात करें, तो वर्ल्ड लेवल पर दोस्तों RH पॉजिटिव रक्त समूह वाले 85%, और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले जो पीपल्स हैं वो कितने हैं? 15%। कितने हैं? 15% है। बात समझ में आ गई? यहां से प्रश्न आपको उठा के पूछ सकता है। अब बात करते हैं इस RH कारक का प्रभाव। कैसा प्रभाव? तो देखिए RH कारक का जीवन पर प्रभाव, लाइफ में क्या इफेक्ट है इसका? RH कारक का जीवन में प्रभाव। और इस जीवन में प्रभाव को वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरीके से समझाया, जिसको मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा हूं। इन्होंने कहा कि एक मेल, एक पुरुष जो कि कैसा है, मान लीजिएगा RH पॉजिटिव है, एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है? RH पॉजिटिव है। कोई सा भी ब्लड ग्रुप है, A B AB या O, लेकिन उसमें RH कारक प्रेजेंट है। और एक महिला, एक स्त्री, एक फीमेल जो कि RH नेगेटिव है। क्या समझ में आ रहा है आपको?
हमें ये समझ में आ रहा है कि पुरुष का जो ब्लड ग्रुप है कुछ भी है, ए बी ओ कुछ भी है, लेकिन पॉजिटिव है, यानी उसमें आरएच कारक उपस्थित है, लेकिन महिला के रक्त में आरएच कारक उपस्थित नहीं है। इन दोनों का करवा दिया जाए दोस्तों विवाह। क्या करवा दिया जाए? इन दोनों का विवाह करवा दिया जाए, विवाह है। तो इनसे उत्पन्न होने वाली जो प्रथम संतान है, इस दंपति से उत्पन्न होने वाली प्रथम संतान, ये पहली संतान तो इनसे उत्पन्न होने वाली कैसी होती है? सामान्य होती है, जनरल होती है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इन्हीं से उत्पन्न होने वाली, इसी दंपति से उत्पन्न होने वाली जो सेकंड संतान होती है दोस्तों, जो दूसरी संतान होती है, इस दूसरी संतान की क्या हो जाती है? गर्भ में मृत्यु। क्या हो जाती है? गर्भ में मृत्यु। और गर्भ में मृत्यु होने को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। इरिथ्रो बोले तो, अरे बोलो यार, आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट। ब्लास्टोसिस यानी ब्लास्ट होना, फटना। फिटेलिस यानी फिटल बोले तो भ्रूण, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में आरबीसी फट जाती है, और जब एम्ब्रियो में आरबीसी फट जाएंगी तो एम्ब्रियो के अंदर, भ्रूण के अंदर पूरा रक्त जम जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो एम्ब्रियो की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। कहाँ? यूट्रस में ही मृत्यु हो जाएगी, गर्भाशय में ही मृत्यु हो जाएगी। तो दूसरी संतान की गर्भ में मृत्यु हो जाती है। इसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। ठीक है, अब इसका बचाव क्या है? तो इसके बचाव के लिए दोस्तों इंजेक्शन उपलब्ध है मार्केट में, इंजेक्शन। और वो इंजेक्शन जो है वो है एंटी आरएच एब्सेंट के नाम से, एक है एंटी डी के नाम से, एक है IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इन नामों से इंजेक्शन है। इनमें से कोई एक इंजेक्शन 24 या 72 घंटे में, कौन से 24 या 72 घंटे में? प्रथम संतान के जन्म के बाद अगले 24 या 72 घंटे के अंदर इनमें से कोई एक इंजेक्शन किसको लगाया जाना चाहिए? स्त्री को लगाया जाना चाहिए। 24 या 72 घंटे में स्त्री को लगाया जाना चाहिए, स्त्री को लगाया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा? दूसरी संतान सामान्य होगी। अब आप ये कहोगे, अब आपके मन में एक प्रश्न है कि साहब ये तो चलो बात समझ में आ गई, लेकिन ये प्रैक्टिकली हमें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। प्रैक्टिकली बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। ये तो समझ में आ गया ना, हमने कहा कि एक पुरुष जिसका रक्त समूह RH पॉजिटिव है, स्त्री जिसका रक्त समूह RH नेगेटिव है, विवाह करवाया, पहली संतान सामान्य, दूसरी संतान की गर्भ में मृत्यु, जिसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं, क्योंकि इस रोग में आरबीसी भ्रूण के अंदर ही फट जाती है, इसलिए इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इससे बचने के लिए इंजेक्शन उपलब्ध है एंटी RH एब्सेंट, एंटी डी और IgG के नाम से, जो प्रथम संतान के जन्म के बाद अगले 24 या 72 घंटे में स्त्री को लगवाया जाना चाहिए, जिससे कि दूसरी संतान सामान्य हो सके। आपको साहब हमें पता ही नहीं है तो दूसरी संतान की मृत्यु होगी, इसके बाद में लगा दो। तीसरे नंबर पे जो संतान होगी वो सामान्य होगी। जीवित में तो दूसरे नंबर की हो गई और वैसे क्रमवाइज तीसरे नंबर की हो गई। ठीक है, अब ये हुआ क्यों, इस महाभारत को समझते हैं। देखिए इस बात को ऐसे समझो, पुरुष रक्त समूह कैसा था मेल का? RH पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पर एक बात आप समझिए, स्त्री का ब्लड ग्रुप क्या था? RH नेगेटिव। किसका ब्लड, यानी कि पुरुष से शुक्राणु किसके शरीर में जा रहे हैं? स्त्री के शरीर में जा रहे हैं। स्पर्म जो है वो पुरुष से स्त्री में जा रहे हैं, और पुरुष के शरीर से क्या जा रहा है? RH कारक, यानी कि RH एंटीजन। क्यों? क्योंकि RH कारक क्या फीमेल में पहले से है क्या? नहीं है, फीमेल में नहीं है, लेकिन कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है, फीमेल के शरीर में बाहर से आ रहा है। और जो पदार्थ पहली बार हमारे शरीर में बाहर से आता है, हमारी बॉडी उसको क्या समझेगी? एंटीजन। तो ये कौन हो गया? RH एंटीजन। और जब एंटीजन शरीर में आता है तो हमारी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। तो स्त्री का शरीर क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। बोलो किसको नष्ट करने के लिए? RH एंटीजन को नष्ट करने के लिए क्या बनाएगी? RH एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी? आने वाला एंटीजन कौन है? आने वाला एंटीजन कौन है? RH। बनने वाला एंटीबॉडी कौन है? दोनों क्या हैं? सेम है। याद आया कुछ? दोनों समान है तो कौन सी क्रिया होगी? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? होगी। और जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो ब्लड क्लॉट होगा कि नहीं होगा? ब्लड क्लॉट होगा कि नहीं होगा? होगा। ये ब्लड क्लॉट किस में होगा? एम्ब्रियो में, भ्रूण में। इसलिए भ्रूण की क्या हो जाएगी? गर्भ में ही
और जो इंजेक्शन हम लगाते हैं इन तीनों में से कोई सा भी एक, वो इंजेक्शन क्या करता है कि इस मादा के शरीर में या स्त्री के शरीर में बने हुए RH एंटीबॉडी को क्या कर देता है, नष्ट। और जब एंटीबॉडी नहीं है तो क्या एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया होगी, नहीं होगी, दूसरी संतान सामान्य हो जाएगी। फिर जब तक वापस से फीमेल की बॉडी में RH एंटीबॉडी बनेंगी, ठीक है, वापस से बनेंगी, तो तीसरी संतान की गर्भ में मृत्यु हो सकती है। लेकिन हमने दूसरी संतान के जन्म के बाद ही इंजेक्शन लगा दिया तो बने हुए एंटीबॉडी नष्ट, तीसरी भी सामान्य होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये इसका कारण है। इसलिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहां से बनता है एग्जाम के लायक, जो मैं लिख देता हूं किस तरह का क्वेश्चन बनता है। निम्न में से किस एक पोजीशन में या किस एक स्थिति में जीव वैज्ञानिक विवाह करने से मना करते हैं। ठीक है, स्थितियां लिख रहा हूं। पहला विकल्प नंबर 1, पुरुष RH पॉजिटिव कोमा स्त्री भी RH पॉजिटिव। दूसरी स्थिति लिख रहा हूं, पुरुष यानी कि मेल RH नेगेटिव, फीमेल भी RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली हो। विकल्प C, पुरुष RH नेगेटिव, फीमेल RH पॉजिटिव। स्थिति नंबर 4, पुरुष यानी कि मेल RH पॉजिटिव एंड फीमेल RH नेगेटिव। निम्न में से कौन सी एक स्थिति में जीव वैज्ञानिक विवाह करने से मना करते हैं? बोलो। डी, पुरुष पॉजिटिव स्त्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बस बाकी सारे में कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें पुरुष में RH कारक है क्या? नहीं है। तो क्या कोई एंटीजन स्त्री के शरीर में जाएगा? नहीं जाएगा। तो कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं है, करवाओ विवाह, जीमो। ठीक है, पुरुष RH नेगेटिव, स्त्री RH नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, दोनों में एंटीजन है ही नहीं, तो कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। पुरुष पॉजिटिव, स्त्री भी पॉजिटिव, तो पुरुष के शरीर से जो एंटीजन जा रहा है, जो RH कारक जा रहा है, वो पहले से उसमें उपस्थित है, तो क्या इसका शरीर बाहर से आने वाले इस पदार्थ को एंटीजन समझेगा? नहीं, वही आ रहा है जो उसके शरीर में पहले से जानती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। केवल एक स्थिति, कौन सी? पुरुष RH पॉजिटिव, स्त्री RH नेगेटिव हो, ऐसी स्थिति में जीव वैज्ञानिक विवाह करने से क्या करते हैं? मना करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो चलिए नोट करते हैं। यस, हेडिंग लगाएं RH फैक्टर, RH कारक, RH फैक्टर। हाँ बिल्कुल दीपिका, डी सही जवाब दिया आपने, नोट कर लीजिएगा। RH कारक, RH फैक्टर, खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर और इनके साथी जिनका नाम था वीनर, बंदर के रक्त का अध्ययन किया। इसमें विशेष प्रकार का इन्होंने फैक्टर देखा, कारक देखा। विशेष प्रकार का कारक यानी फैक्टर देखा, जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी के अलावा था। एंटीजन और एंटीबॉडी के अलावा था। फैक्टर का नाम रखा RH फैक्टर। फैक्टर का नाम रखा RH फैक्टर। RH फैक्टर। फैक्टर का नाम रखा RH फैक्टर। क्यों रखा तो आगे नोट कर लो। बंदर का, जिस बंदर के रक्त का अध्ययन किया था उस बंदर का नाम था मकाका रीसस, और रीसस के स्टार्टिंग के दो वर्ड उठाए R और H,
और नाम रख दिया आर एच फैक्टर। आर एच कारक जिस व्यक्ति में प्रेजेंट होगा वो आर एच पॉजिटिव कह देंगे उसको, जिसमें एब्सेंट होगा उसको आर एच नेगेटिव कह देंगे। ठीक है, बढ़ूं आगे। चलिए नेक्स्ट। अब क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या नेगेटिव, बी पॉजिटिव या नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, या ए पॉजिटिव या नेगेटिव। नोट कर लो इसको। इसको मैंने बता दिया, पॉजिटिव होगा तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, नेगेटिव को इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आर एस कारक की खोज के साथ ही यूनिवर्सल डोनर और रिसेप्टर में थोड़ा परिवर्तन हो गया। ओ नेगेटिव सर्वदाता हो गया और ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही हो गया, जिसको आगे ब्रैकेट में लिखे अनुसार भी लिख सकते हैं, नोट करें। हो गया। चलिए इसके बाद हमने जो देखा वो देखा हमने आर एस कारक का प्रभाव। तो भारत में आर एस पॉजिटिव वाले 93% है, आर एस नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले 7, और विश्व में 85% आर एच पॉजिटिव और 15% आर एच नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति हैं। हो गया। फिर बात करते हैं आर एच कारक का जीवन में प्रभाव क्या है, लाइफ में क्या इफेक्ट इसका है। तो उसके लिए ये रहा एक एग्जाम्पल, नोट करें। मेल आर एस पॉजिटिव, फीमेल आर एस नेगेटिव, इनका विवाह करवा दिया जाए, मैरिज इनकी करवा दी जाए, तो प्रथम संतान जो इनसे पहली संतान उत्पन्न होती है वो जनरल होती है, सामान्य होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फर्स्ट जनरेशन नॉर्मल, लेकिन सेकंड जनरेशन जो होती है, दूसरी संतान जो होती है, उसकी गर्भ में मृत्यु, बोले तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, गर्भ रक्ताणु को रक्ता। इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस से बचाव के लिए इंजेक्शन उपलब्ध है, जिनमें एक का नाम एंटी आर एच जीरो है या एंटी आर एच एब्सेंट कह सकते हैं, एक एंटी डी है और एक IgG है। हो गया। चलिए नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा। ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि कैसे क्या होता है, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यस, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं।
हो गया? यस, तो ये था इस सेशन में। अगले सेशन में अपन बात करेंगे अगले बिंदु पे। तब तक के लिए नमस्कार।